तो बेटा अपने लोग कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में कि दो जन दिया है, एक हेनरी फेयोल है और एक है अपने लोग का एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फेयोल को अपने फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखा था, बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल। इस बुक के अंदर में उसने 14 प्रिंसिपल्स का नाम दिया है। जो 14 प्रिंसिपल्स आप नीचे देख पा रहे हो, क्लियर है? ये 14 प्रिंसिपल्स जो है ना बेटा, ये 14 प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया, ये वो प्रिंसिपल्स है जो हर मैनेजर को, मैं हेनरी फेयोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ध्यान रखना। हेनरी फेयोल बोलता है ये 14 प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स है जो हर मैनेजर को फॉलो करना चाहिए अपना कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। अब उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स है? सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। बेटा पहला तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन में कभी भी आपको 14 प्रिंसिपल्स पूरा नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें से कोई कोई पॉइंट पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप पहले अच्छा से समझते जाइए। सबसे पहला पॉइंट है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पे हेनरी फेयोल बोलता है कि आप जब कंपनी कोई भी प्रिंसिपल्स बनाता है मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो डिवीज़न ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तुम बोलेगा भैया कैसे? आपको जो काम करवाना है, अगर उस काम को आप डिवाइड कर दोगे तो हर एम्प्लॉय के ऊपर में काम का प्रेशर कम हो जाएगा, और जो एम्प्लॉय जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसको वही काम उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो इससे आपका काम फटाफट भी होगा और सही ढंग से भी होगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क का ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तुम बोलेगा क्या फ़ायदा होता है? मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। जब आप काम को डिवाइड करते हो तो प्रेशर ऑफ वर्क रिड्यूसेस, वर्क का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गेट द वर्क, उन लोग को जो काम मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने टैलेंट के हिसाब से उन लोग को वो काम मिल जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो काम है वो और अच्छे ढंग से कंप्लीट होता है। जो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और लिखना है तो लिखते रहिएगा। सेकेंड प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा अच्छा से समझना। तुम बोलेगा भैया इसमें क्या करना है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में? तो पहले तो अपने को समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी। तो बेटा अथॉरिटी का मतलब ये होता है द पावर ऑफ डूइंग द वर्क। आज मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यू हैव द अथॉरिटी टू डू दैट, इसका मतलब तुम्हारे पास पावर है उस काम को करने के लिए। तो अथॉरिटी मीन्स द पावर टू परफॉर्म, राइट टू परफॉर्म, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, उस काम को करने का एक जिम्मेदारी। अब आप मान के चलो अगर एक आदमी को आप पावर ज़्यादा दिए हो और जिम्मेदारी नहीं दिए हो। मान लो कि मैंने आपको बोला कि बेटा तुमको ये काम करना है, लेकिन मैंने उस काम को करने के लिए तुमको पूरा पावर दे दिया कि ये काम ऐसे होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन तुमको मैं ये नहीं बोला कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं तुम्ही को पकड़ूंगा, या मैं कैसे ये काम को अकाउंटिंग करूंगा कि भाई तुमने ये काम सही किया कि नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं दिया। जस्ट आई हैव गिवन यू द पावर टू डू द वर्क विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो चीज़ गड़बड़ है ना, मतलब मैंने तुमको खाली पावर दे दिया लेकिन उस काम का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर नहीं है। या फिर मान लो कि मैंने तुमको खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, पावर नहीं दिया उस काम को करने का। आज अगर मैं तुमको बोलूँ बेटा तुमको ये काम करना है, तुम उसके लिए डिसीज़न लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो तुम उसके लिए बार बार मेरे से पूछोगे, तो तुमको लगेगा कि भाई मेरे पास अथॉरिटी नहीं है उस काम को करने के लिए, तो तुम वो काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो अगर एक आदमी को पावर दिया जाए विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी दिया जाए विदाउट पावर, तो दोनों चीज़ ख़राब है। तो प्रिंसिपल्स में हेनरी फेयोल बोलता है कि इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दिस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही कॉइन का दो साइड है। अगर एक जगह अथॉरिटी है तो एक जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दोनों का बैलेंस करोगे तभी काम सही ढंग से होगा। अगर एक आदमी को आप पावर दे रहे हो कुछ करने का, तो उस आदमी को जिम्मेदारी भी दो कि गड़बड़ होगा तो मैं तुम्ही से पूछूंगा, तब जाके वो काम सही ढंग से कंप्लीट होगा। थर्ड आ रहा है डिसिप्लिन। तो बेटा डिसिप्लिन के लिए तो कुछ समझाना नहीं है, एवरी वन ऑफ अस नोज़ कि अगर डिसिप्लिन रहेगा तो काम सही ढंग से होगा। अब तुम बोलेगा भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का मतलब होता है
अगर तुम्हारे ऊपर एक सुपेरियर है और सुपेरियर ने तुमको बोला कि बेटा ये काम करना है, सबऑर्डिनेट यानी एम्प्लॉय को बोल रहा है कि दैट यू हैव टू डू दिस वर्क, तो सबऑर्डिनेट को वो काम कंप्लीट करना है, वो कमांड को फॉलो करना है और अपना रिपोर्ट सुपेरियर को सबमिट करना है। बताया था ना, टॉप लेवल मिडिल लेवल को क्या देता है, डायरेक्शन, मिडिल लोअर लेवल को क्या देता है, डायरेक्शन, लोअर लेवल मिडिल लेवल को क्या देगा, रिपोर्ट, और मिडिल लेवल टॉप लेवल को क्या देगा, रिपोर्ट। तो इसका मतलब जो एक डायरेक्शन फ्लो होता है फ्रॉम सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट और एक जो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट होता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपेरियर, ये एक प्रॉपर ढंग से चलना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि सबऑर्डिनेट शुड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सुपेरियर। ठीक है, ये हो गया। अब आ रहा है नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वापस मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 14 प्रिंसिपल पूरा एक साथ नहीं देगा, कोई पॉइंट पूछ सकता है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग अलग से बता रहा हूँ। अब तुम बोलेगा भैया यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। वन सुपेरियर टू वन सबऑर्डिनेट। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन हेड फॉर वन प्लान। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ। एक आदमी है, ठीक है, मान लो ये आदमी है एक्स, और इस आदमी को, ये सबऑर्डिनेट है, और इस आदमी को ए उसका सीनियर और बी उसका सीनियर दोनों इसको बोल रहा है मेरा काम करो मेरा काम करो। तो इससे क्या होगा, एक्स पजल हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे किसका काम पहले करना है और कब करना है। तो इसका मतलब जब कमांड आपको मिल रहा है तो एक ही सुपेरियर से आपको कमांड मिलना चाहिए। आपके ऊपर एक ही आदमी हो जो आपको बताए कि तुमको ये काम करना है, तो वो काम फिर क्या होता है, अच्छे ढंग से कंप्लीट हो पाता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि मुझे ये वाला जगह पे जाना है, अब मैं आपको इस जगह पे जाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो। अगर मैं आपको 3-4 तरीका बता दूँ एक ही काम को करने के लिए, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका मतलब एक प्लान अगर बन रहा है तो उसमें एक ही आदमी का माथा लगना चाहिए, यानी देयर शुड बी वन हेड, देयर शुड बी वन पर्सन जो कि पूरा प्लानिंग करेगा एक काम को कंप्लीट करने के लिए। मतलब एक काम को करवाने के लिए 2-3 डायरेक्शन नहीं बल्कि एक ही डायरेक्शन, एक ही हेड काम करेगा, तब जाके वो काम सही ढंग से कंप्लीट होगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक आदमी को एक ही आदमी से डायरेक्शन मिलना चाहिए, कमांड मिलना चाहिए काम को करने के लिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कुछ काम को करने के लिए एक ही तरीका होना चाहिए, 10 तरीका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका लाइन का मतलब होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि मैनेजर को हमेशा कंपनी का गोल को ऊपर और अपना पर्सनल गोल को नीचे, या फिर एम्प्लॉय के गोल से ऊपर कंपनी के गोल को ध्यान में रखना चाहिए। और हमेशा एम्प्लॉय को इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए कि वो लोग ये समझे कि अगर हम लोग कंपनी का गोल को अचीव करेंगे तो हम लोग को भी फ़ायदा होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, मैनेजर को हमेशा ये देखना चाहिए कि बिज़नेस का गोल हमेशा ऊपर रहे और काम को इस तरीके से कराना चाहिए कि वर्कर लोग को ऐसा लगे कि अगर वो लोग काम करेगा तो बिज़नेस के गोल के साथ उन लोग का भी टारगेट, उन लोग का भी गोल अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब बिज़नेस गोल गोल्स का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, शुड बी अबव टू एनी पर्सनल गोल। आपका पर्सनल गोल से हमेशा बिजनेस गोल ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब तुम बोलेगा भैया ये वाला पॉइंट, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब सारा काम कैसे होगा क्या होगा उसके लिए एक ही आदमी है, मतलब मिस्टर ए है, वही बताएगा मिस्टर बी को भी कि ये काम करना है, सी को भी ये काम करना है, डी को भी ये काम करना है। तो
तो इसका मतलब ये सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग आप ऐसे समझो कि देयर शुड बी अ वन पर्सन एट सेंट्रल टू कंट्रोल ईच एंड एवरी फंक्शन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप ऐसे समझो कि जब मैंने अपना बिज़नेस को फैलाया तो हर जगह के लिए मैं अलग अलग मैनेजर बना दिया हूँ, तो वो लोग अपना डे टू डे जो डिसीज़न है उसको जब लेगा तो ऐसा नहीं है कि वो लोग को किसी से पूछना है, वो लोग अपना डिसीज़न खुद ले सकता है। मान लो मेरा बिज़नेस है, मैं अपना बिज़नेस कोलकाता में भी फैला रखा हूँ, यूपी में भी फैला रखा हूँ, दिल्ली में भी फैला रखा हूँ। अब लेकिन तीनों जगह का डिसीज़न लेने के लिए आपको मेरे से ही पूछना पड़ेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर तीनों जगह का डिसीज़न लेने के लिए वहाँ पे जो मैनेजर है वो लोग अपने आप ले रहे हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये दोनों खतरा है। अगर बार बार आपको एक ही आदमी से पूछना पड़ेगा तो काम डिले होगा, आपको भी लगेगा कि काम बहुत रुक के हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है और सही डिसीजन सही समय पर नहीं हो पाएगा। और अगर आप डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो मतलब इसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। अलग अलग जगह मैनेजर है, तो मैनेजर अगर अलग अलग जगह पे कोई भी डिसीज़न लेने लग जाए तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके कंपनी के ऊपर में क्या डिसीज़न कौन ले रहा है, कब ले रहा है, क्या ले रहा है। तो आपके कंपनी में कोई भी जन उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक प्रॉपर बैलेंस का होना ज़रूरी है, यहाँ पे भी बैलेंस रिक्वायर्ड। जैसे ऊपर मैंने बोला था ना, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस रिक्वायर्ड, वैसे यहाँ पर भी एक बैलेंस का दरकार है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको क्या बोला? सेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया बेटा, वन पर्सन टू कंट्रोल ऑल फंक्शन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ डिफरेंट मैनेजर्स या पर्सन टू टेक डिसीजन एट डिफरेंट लेवल। ये दोनों ही चीज़ ख़राब है, दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जहाँ सेंट्रलाइजेशन का दरकार है वहाँ सेंट्रलाइजेशन, जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन का दरकार है वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन। अब अपने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 8, स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी। तुम बोलेगा भैया यहाँ क्या है स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी? स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब होता है एक रैंक। तुम बोलेगा क्या रैंक? अपने पढ़े थे ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। मतलब अगर ए लोग को कुछ बोलना है तो ए लोग को इसको बोलना पड़ेगा, ए लोग को कुछ बोलना है तो वो लोग को इसको बोलना होगा। मतलब टॉप लेवल डायरेक्ट लो लेवल में नहीं बोलेगा, या लो लेवल डायरेक्ट टॉप लेवल में नहीं बोलेगा। एक चेन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब होता है कि जो एक सिस्टम बना दिया गया है वो सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर सबसे ऊपर ए बैठा है, फिर बी बैठा है, फिर सी बैठा है, फिर डी है, फिर ई है, तो इसका मतलब पहले ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, फिर डी ई को बोलेगा। अगर सी ई को डायरेक्ट बोलता है ना तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी। तो स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सिंपल मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। दिस इज़ द रैंक ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, विच मीन्स दैट आपका जो डायरेक्शन है वो एक प्रॉपर चेन के थ्रू फॉलो होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये अलग से एग्ज़ाम में भी आता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्केलर चेन means the rank of authority from higher level to lower level। थोड़ा सा और अगर अच्छा से समझना हो, मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ ई है, ठीक है। तो तुम बोलेगा भैया इसमें फ़ायदा क्या, आप क्या समझाना चाह रहे हैं? इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा। मतलब एक चेन है कि दिस इज़ हाउ ये एक मूव करेगा। सबसे ऊपर ए है, ए बी को बोलेगा, ठीक है, दिस इज़ हाउ द एरो इज़ मूविंग। फिर बी सी को, फिर सी डी को,
डायरेक्ट बोलना अलाउड नहीं है। मान लो बी अगर ई को कुछ बोलना चाहता है तो बी ऐसे नहीं बोलेगा ई को, बी को पहले किसको बोलना होगा, सी को, सी किसको बोलेगा, डी को, फिर डी बोलेगा ई को। तो बी डायरेक्टली ई को नहीं बोल सकता। अगर बी डायरेक्ट ई को बोलता है तो उसको अपने बोलते हैं गैंग प्लैंक। BST वर्ड है, जैसा आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर बी डायरेक्ट ई को बोलता है देन दैट इज़ कॉल्ड गैंग प्लैंक, तो विच इज़ नॉट अलाउड। तो बी डायरेक्ट ई को नहीं बोल सकता, तो बी हैव टू इंटीमेट टू सी, सी विल इंटीमेट टू डी एंड देन डी विल इंटीमेट टू ई। क्लियर हो गया? दिस इज स्केलर चेन। अब स्केलर चेन के बाद नेक्स्ट आता है बेटा ऑर्डर। तुम बोलेगा भैया ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर का मतलब होता है सही, सब चीज़ सही ढंग से। मैं यहाँ थोड़ा सा हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ऑर्डर का मतलब हुआ सही ढंग से। अब इसमें दो तरह का ऑर्डर है, एक है मटेरियल ऑर्डर, एक है सोशल ऑर्डर। इसका मटेरियल ऑर्डर का मतलब होता है राइट प्लेस फॉर राइट मटेरियल्स एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब समझते हो ना? मैं बता दूं, राइट प्लेस फॉर राइट मटेरियल्स एंड राइट मटेरियल फॉर राइट प्लेस। मतलब सही जगह पर सही चीज़ होना चाहिए और सही चीज़ सही जगह पर होना चाहिए। वैसे ही सोशल ऑर्डर का मतलब होता है राइट प्लेस फॉर राइट एम्प्लॉयज़ एंड वाइसी वर्सा। मतलब सही एम्प्लॉय को सही पोस्ट मिलना चाहिए। अगर एक CA है तो उसको अकाउंट्स का ही जॉब मिलना चाहिए, अगर एक MBA है मार्केटिंग का तो उसको सेल्स का जॉब मिलना चाहिए। तो सही आदमी सही जगह पर होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड सोशल ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि कभी भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इक्विटी वाला जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि भाई हर मैनेजर को कभी भी पार्शियली या मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि वो एक ही आदमी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, एक ही एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और बाकी जन को ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड ट्रीट ऑल द एम्प्लॉयज़ इक्वली। कहीं पे भी पर्सनली वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल एम्प्लॉयज़, नो नेपोटिज़म। तुम बोलेगा भैया नेपोटिज़म मतलब फेवरेटिज़म, आपको लिखना है तो लिख लेना। नो नेपोटिज़म नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल तरीके से मैनेजर देखेगा। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल्स। पर्सोनेल का मतलब मैंने क्या बताया था, एम्प्लॉयज़। तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है रहना। तो मैनेजर को इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि एम्प्लॉय कभी भी कंपनी को छोड़ के ना जाए, बल्कि कंपनी में टिका रहे और अच्छे ढंग से रहे। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब वो एम्प्लॉयज़ को उसी हिसाब से ट्रेनिंग देगा, पेमेंट करेगा, तब जाके एम्प्लॉयज़ को लगेगा, या वैसा ही इन्वायरमेंट देगा तब एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ काम करके वो खुश है, तो वो कभी भी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। तो प्रॉपर ट्रेनिंग, and working environment, results for long stability of employees। एम्प्लॉयज़ ज़्यादा दिन तक टिकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ रहा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ लोग को भी मौका मिलना चाहिए मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो उन लोग को भी लगेगा कि हम लोग के ऊपर जो हम लोग के सुपीरियर है वो हम लोग के बातों का वैल्यू दे रहा है, तो वो लोग भी होल हार्टेडली कंपनी के लिए काम करेगा। तो एम्प्लॉयज़ शुड गेट chance to participate just a minute,
should get chance to participate in decision making so that they can work wholeheartedly for companies। मैं एम्प्लॉयज़ को भी मौका मिलना चाहिए डिसीज़न में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उन लोग को लगेगा उसका बात का वैल्यू है और लोग कंपनी के लिए पूरे दिल से काम करेगा। नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब एम्प्लॉयज़ लोग भी तो आदमी है भाई। आज अगर वो लोग काम कर रहा है, आपको 8 घंटा दे रहा है, तो उन लोग को भी तो बदले में पैसा चाहिए। बिना पैसा के तो कोई आदमी काम नहीं करेगा। तो उन लोग का पैसा उन लोग को सही समय पर पेमेंट हो जाना चाहिए। तो प्रॉपर पेमेंट to employees at correct time। लास्ट है स्प्लिट द कॉप्स। इसका मतलब होता है हार्मनी एंड कोऑपरेशन। हिंदी में बोले तो एकता में बल है। मतलब मैनेजर को हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि अगर वो एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के काम करेगा तभी कंपनी आगे की तरफ बढ़ेगा। आपको एक चीज़ जो ये 14 प्रिंसिपल्स में ध्यान रखना है बेटा, जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला वो तो करना ही है, कि हेनरी फेयोल जो फादर ऑफ मैनेजमेंट जो ये 14 प्रिंसिपल बताया इस किताब के अंदर में, ये प्रिंसिपल्स ज़्यादातर मैनेजर्स के लिए है कि भाई मैनेजर लोग को बताया गया कि आपको ये ऐसा करना है वैसा करना है, तब जाके आपका कंपनी में कोई भी काम सही तरीके से और सही ढंग से हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ तो कोई भी काम होना दिक्कत है। अब जब उसने ये प्रिंसिपल्स बनाया तो इस प्रिंसिपल्स का कुछ लिमिटेशंस आया। तुम बोलेगा भैया लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस का मतलब होता है कि ये प्रॉब्लम आया। अब तुम बोलेगा भैया क्या प्रॉब्लम आया? तो सबसे पहला प्रॉब्लम आया नॉट यूनिवर्सल। बोलता है कि ये प्रिंसिपल जो इसने बनाया, ये प्रिंसिपल सब जगह फॉलो नहीं होगा। अगर मान लो कोई कंपनी ऐसा है जहाँ पे एक आदमी को ही पूरा काम कंप्लीट करना है, तो भाई वहाँ पे तो आप उस आदमी को बोल नहीं सकते हो ना कि तुमको दूसरे आदमी के साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, या तुमको मतलब ये वाला डायरेक्शन या ये वाला कमांड फॉलो करना पड़ेगा, या तुमको किसी को रिपोर्ट देना है। नहीं, उस आदमी को काम कंप्लीट करना, वो अपना काम कंप्लीट किया अपने ढंग से और चला गया। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, स्पेशली इन दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर द वर्क्स आर परफॉर्म इंडिविजुअली। तो प्रिंसिपल्स are not effective in those organizations where works are performed individually। ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली। बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह ना ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जा सकता। तुम बोलेगा मतलब नहीं समझ में आया, ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जा सकता का मतलब क्या? बेटा अपने तो बोल दिया कि एम्प्लॉय लोग को पैसा सही समय पर दो, एम्प्लॉय लोग को ट्रेनिंग सही समय पर दो। क्या चीज़ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल? आज अगर कंपनी के पास इतना पैसा ही ना हो तो कहाँ वो हर जगह सब आदमी लोग को सही समय पर सही तरीके से पेमेंट कर पाएगा? दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल देयर। वहाँ पे वो ये चीज़ नहीं फॉलो कर सकता, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये वही वाला बात हो गया ना कि जो बात आप बोल रहे हो दिस इज़ नॉट करेक्ट। प्लस जो प्रिंसिपल्स आप बोल रहे हो वो प्रिंसिपल्स हर जगह इसलिए भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जा सकता क्योंकि देखो जो प्रिंसिपल्स आप बना रखे हो, अगर कोई सिचुएशन चेंज हो गया तो उसके हिसाब से आपको अपना हो सकता है जो रूल्स है उसको भी चेंज करना पड़े। कोई एम्प्लॉय बदमाश आ गया तो उसकी तरफ आप ज़्यादातर प्यार से या उसको डिसीज़न लेने का पावर नहीं दे सकते। तो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू फॉलो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली। पहला पॉइंट मैं ये बोल रहा था कि क्यों ब्लाइंडली फॉलो नहीं हो सकता। इन दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर द फाइनेंशियल पोजीशन is not good, their company cannot spend much
ऑन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो वहाँ पे वो वाला प्रिंसिपल जो अपने पीछे पड़े थे, स्टेबिलिटी एंड ऑल, वो सब फॉलो नहीं होगा। प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट required to be changed when the situation demand। जब सिचुएशन चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे आपको अपना प्रिंसिपल भी चेंज करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे हमेशा अच्छा ही रखो, ठीक है। नेक्स्ट है किल एंथुसियाज्म। मैंने आपको एक वर्ड बोला था डिवीज़न ऑफ वर्क, और एक मैंने सोशल आपको बताया था ना कि सोशल ऑर्डर, तो वो चीज़ आप नहीं फॉलो कर सकते। तुम बोलेगा क्यों भैया? तो बेटा देखो क्या होता है ना कि अगर आप एक काम एक आदमी को दे दोगे तो वो आदमी को भी वो काम ना थोड़ा मोनोटोनस सा लगने लग जाता है। उसको लगता है कि मुझे एक ही काम बार बार करना है, तो बोर्डम लग जाता है और फिर वो आदमी वो काम को करने के लिए उसका इंथुसियाज़म सब ख़त्म हो जाता है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क कई बार किल मतलब इंथुसियाज़म जो होता है मतलब एम्प्लॉयज़ के अंदर में वो ख़त्म कर देता है। तो बिकॉज ऑफ division of work, when employee perform same work again and again, then it becomes मोनोटोनस हो जाता है, बोर्डम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। बोलता है ऐसा है ना, आप तो प्रिंसिपल्स बना रहे हो किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कोई भी सोच सकता है कि मैं आपके बारे में नहीं सोच सकता कि आप कल कैसे रिएक्ट करोगे, आप मेरे बारे में नहीं सोच सकते। तो एम्प्लॉयज़ बिहेवियर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो उसके लिए पहले से कोई प्रिंसिपल बनाना इज़ नॉट गुड। तो एम्प्लॉयज़ बिहेवियर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, सो एनी प्री प्रिंसिपल्स मतलब पहले से जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं बाय मैनेजर विल नॉट वर्क देयर, ठीक है। वो प्रिंसिपल सही ढंग से काम नहीं करेगा, विल नॉट वर्क प्रॉपरली। क्लियर हो गया बात? समझ गया एकदम अच्छा से? तो ये लिमिटेशंस था कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब जगह सही तरीके से काम नहीं करेंगे। ये अपने कवर किए हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल्स। अब लास्ट प्रिंसिपल्स है टेलर का प्रिंसिपल्स, ये देखेंगे वापस से नेक्स्ट वीडियो में।